हेलो फ्रेंड्स, क्या होता है इन्फिनिटी? क्या आपने कभी इन्फिनिटी के बारे में डिटेल में सोचा है कि इन्फिनिटी क्या है? क्या इन्फिनिटी यूनिवर्स का काउंटलेस नंबर है जिसे हम कभी भी गिन नहीं सकते या फिर उस तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते? क्या आपको ऐसा ही लगता है कि इन्फिनिटी काउंटलेस है जिसका कोई अंत नहीं है? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भी इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है जिसका एक एंड है, पर फिर भी पूरे मैथमेटिक्स में उसे सबसे बड़ी इन्फिनिटी माना जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है इन्फिनिटी के बारे में। हम आज जानेंगे कि इन्फिनिटी होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और क्या इन्फिनिटी छोटी बड़ी भी होती है या फिर सारी ही इन्फिनिटी एक बराबर ही होती हैं। सो बगैर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता ही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी अगर आपको पसंद आती है तो। सो इन्फिनिटी कितनी बड़ी होती है? सो मान लीजिए कि आपके पास एक इन्फिनिटी है और अगर उसमें आप एक और जोड़ देते हैं, तो क्या अब ये जो नई इन्फिनिटी आई ये पिछली वाली से बड़ी होगी? ऑब्वियसली ये पिछली वाली इन्फिनिटी से बड़ी होगी, और इसीलिए इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं होता है। और क्या हो अगर हम इस इन्फिनिटी में एक और इन्फिनिटी जोड़ दें, तो क्या अब ये नई इन्फिनिटी जो होगी ये टू इन्फिनिटी कहलाएगी या फिर ये भी एक इन्फिनिटी होगी? सो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइट सेब है और दूसरी तरफ आपके पास इनफाइनाइट अनार हैं, और अगर आप इन दोनों ही फलों को जोड़ते हैं आपस में जबकि दोनों ही इनफाइनाइट हैं, तो आंसर अब भी इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि हम इनकी क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों इन्फिनिटी मिलकर एक नई इन्फिनिटी बनाएंगी। पर ऐसा नहीं है कि सारी इन्फिनिटी एक बराबर होती हो। इन्फिनिटी छोटी बड़ी भी होती है। इन्फिनिटी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो अगर हम इस यूनिवर्स के प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट प्लैनेट्स हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इस प्लैनेट के फलों के बारे में, तो दोनों ही इन्फिनिटी अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। यूनिवर्स में कितने प्लैनेट हैं ये हमें नहीं पता, इसीलिए हम उन्हें इन्फिनिटी कहते हैं। हो सकता है यूनिवर्स में जो प्लैनेट हैं वो हमारे इस दुनिया में फलों की मात्रा से कई ज़्यादा अधिक हों, या फिर इस दुनिया में जो जितने भी फल हैं उन सब की मात्रा इस यूनिवर्स के प्लैनेट की मात्रा से अधिक हो। सो दोनों ही इन्फिनिटी एक दूसरे से बड़ी हो सकती हैं। कभी भी कोई इन्फिनिटी एक बराबर नहीं होती। और क्या होगा अगर हम इन्फिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यूजुअली केसेस में होता है। जब हम एक या फिर दो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, या फिर किसी भी और संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। पर क्या हो अगर हम इन्फिनिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर इन्फिनिटी होगा या फिर आंसर जीरो होगा? सो इस सवाल का जवाब बड़े बड़े मैथमेटिशियन के पास भी नहीं है। वो भी इस सवाल का जवाब इन अनडिफाइन ही मानते हैं। और मैथमेटिशियन आज तक ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि अगर इन्फिनिटी को जीरो से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। क्या आंसर जीरो आएगा या फिर इन्फिनिटी? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जीरो से वैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर अनडिफाइन आता है। या तो आंसर इन्फिनिटी में आएगा या फिर जीरो में आएगा, जिसके ऊपर हम एक और डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे कि आखिर हम क्यों जीरो से किसी भी चीज़ को भाग नहीं करते हैं। और अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ही डिवाइड करें तब क्या आंसर आएगा? क्या आंसर एक आएगा जैसे यूजुअली आता है? जैसे हम दो को दो से डिवाइड करते हैं तो एक आता है, पाँच को पाँच से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर एक ही आता है, और 100 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर एक ही आएगा। पर क्या हो अगर हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ही डिवाइड करें, तो क्या आंसर एक आएगा या फिर आंसर इन्फिनिटी आएगा? सो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि कोई भी इन्फिनिटी कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि हम किसकी इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आंसर इसका इन्फिनिटी भी आ सकता है। और इस पूरी इन्फिनिटी में एक इन्फिनिटी ऐसी भी है जिसका एक अंत तो है, मगर वो फिर भी सबसे बड़ी इन्फिनिटी मानी जाती है, जो कि रियल नंबर की इन्फिनिटी है। और जो अभी हम बात कर रहे थे वो सब नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी होती है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, और रियल नंबर वो होते हैं जैसे 0.1 2 3 4, और पॉइंट के बाद जितनी भी और संख्याएं आती हैं वो सब रियल नंबर में काउंट होती हैं। सो 0 से 1 तक के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं इनफाइनाइट तक, वो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर आपको लग रहा होगा कि 0 से 1 तक के बीच के रियल नंबर जो हैं उन पूरे नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से बड़े कैसे हो सकते हैं, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी जॉर्ज कैंटोर की, जिन्होंने पहली बार इसे प्रूव किया था। सो जॉर्ज कैंटोर ने इसे सिद्ध करने के लिए क्या किया कि एक सीधी लाइन में सारे ही नेचुरल नंबर को लिख लिया, जैसे 1 2 3 4 5 तक, और ऐसे ही लिखते चले गए, और उनके सामने ही रियल नंबर को लिखते चले गए जो 0 से 1 तक के बीच में आते हों, और ऐसे करते हुए वो इन्फिनिटी तक पहुंच गए।
पर अब आप सोच रहे होंगे कि सारे ही नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर की इन्फिनिटी नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से बड़ी कैसे हो सकती है? क्योंकि हमने सारे रियल नंबर के सामने उसका एक नेचुरल नंबर लिख दिया है और दोनों ही इन्फिनिटी तक एक ही बराबर हो रहे हैं। पर यहीं से आता है इस कहानी में एक नया ट्विस्ट। अगर आप डायगोनली रियल नंबर में एक एक नंबर को ऐड करते चले जाओगे तो आपको एक नया रियल नंबर मिलेगा, और अगर आप इस नए रियल नंबर को इस पूरी लिस्ट से मैच कराना चाहेंगे तो आपको वो रियल नंबर पूरी लिस्ट में इनफाइनाइट तक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो कि आपका एक नया रियल नंबर होगा। पर एक ही रियल नंबर के बढ़ जाने से रियल नंबर की इन्फिनिटी नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से बड़ी कैसे हो सकती है? आप जैसे जैसे इनफाइनाइट तक डायगोनली नंबर को ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक नया रियल नंबर मिलता चला जाएगा, और ये चीज़ इस बात को प्रूफ करती है कि नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से रियल नंबर की इन्फिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जैसे जैसे एक एक नंबर को ऐड करते चले जाओगे आपको एक नया नंबर मिलता चला जाएगा। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये रियल नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसका एक निश्चित अंत है जो कि 1 पर आकर ख़त्म होता है, क्योंकि हमने 0 से 1 तक के बीच के सारे रियल नंबर को लिया था। सो 0 से स्टार्ट होने के बाद इसका अंत 1 पर आकर ख़त्म हो जाएगा, और ये एक ऐसा इनफाइनाइट है जिसका एक अंत तो है पर फिर भी ये नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी से कई हद तक बड़ा है, जिसने शुरुआती दौर में कई मैथमेटिशियन का दिमाग भी घुमा दिया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो चीज़ पहले से ही फाइनाइट है वो किसी इनफाइनाइट चीज़ से बड़ा कैसे हो सकता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि हम इन्फिनिटी को कभी भी नहीं जान पाएंगे कि इन्फिनिटी क्या है। कुछ साइंटिस्टों का ऐसा भी मानना है कि जिस यूनिवर्स को हम इनफाइनाइट मानते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं जाकर अंत जरूर है, पर हम उस अंत तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हम इस पूरे यूनिवर्स को इनफाइनाइट मानते हैं। और पूरे मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में साइंटिस्टों को बहुत कम ही पता है। ना हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में ही बड़ा भी है और अपने आप में ही छोटा भी है, जो कि इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों ही है। पर जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि कोई नंबर कहाँ पर जाकर एंड करता है, तब तक हम उसे इन्फिनिटी ही मानते हैं। सो यही था पूरा इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको वीडियो से इन्फिनिटी का थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।